नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। 25 अक्टूबर को जारी होगा पूरा कार्यक्रम। भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा से सीएम धामी ने की भेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा। तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन और बीजेपी संगठन। वाइब्रेंट विलेज और साइबर क्राइम पर करेंगे चर्चा। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर हरीश रावत का बयान। बोले, उत्तराखंड की राजनीति पर नहीं पड़ेगा कोई असर, यहां आज भी लोकल मुद्दे हावी। देहरादून नगर निगम खुद करेगा स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत। जिलाधिकारी ने 35 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। क्लियर करेगा बैकलॉग। ईएसएल से छीना काम। वन्य जीव तस्करी के खिलाफ एसटीएफ को सफलता। 2 लेपर्ड की खाल के साथ उत्तरकाशी का आरोपी गिरफ्तार। गिरोह से की तलाश। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चमोली में स्थित पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से बातचीत की और हेमकुंड पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। हेमकुंड में हुए अवस्थापना विकास कार्यों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा, हेमकुंड आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु पैदल मार्ग और हेलीपैड बहुत अच्छा बना है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होंगे। 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम का आयोजन भी उत्तराखंड में किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा का आभार व्यक्त किया। उत्तरकाशी और देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और भाजपा संगठन की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, लेकिन गृह मंत्री के दौरे को लेकर कहीं न कहीं उत्तराखंड भाजपा अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। रविवार सुबह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर गृह मंत्री सीधे हर्सिल के लिए रवाना होंगे, जहां वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ भी भेंट करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। यहां एफआरआई संस्थान में नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिली है। ऑथेंटिक कार्यक्रम की उनकी प्रतीक्षा है और जो जानकारी मिली है वो वाइब्रेंट विलेज है उत्तरकाशी जिले में, वहाँ वो जा कर के भ्रमण करना चाहते हैं, ऐसा है। और एक बैठक उनकी देहरादून में रहेगी और विधिवत कार्यक्रम जब उसका आएगा तो उस हिसाब से फिर बात। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा
बीजेपी ने हरियाणा में एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक समूह विशेष के खिलाफ भावना बनाकर हरियाणा का चुनाव जीता है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की जीत का उत्तराखंड की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ जब भी उपचुनाव होगा या निकाय चुनाव होगा, यहाँ के लोकल मुद्दों पर होगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हर चुनाव की अपनी स्थितियां होती हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार जरूर नहीं बना पाई है, लेकिन बहुत अच्छा वोट मिला है और ये भी बिल्कुल साफ है कि भाजपा एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक समूह विशेष के खिलाफ भावना बना करके हरियाणा का चुनाव जीती है। कोई उनकी ये हरियाणा की जनता की जीत नहीं है, भाजपा की चतुराई और जो सामाजिक विद्वेष की उनकी राजनीति है, ये उसकी जीत है। लोगों के जीवन में डाक विभाग का योगदान और उसकी सेवाओं से लाभान्वित होने को नई नई स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने को लेकर बीते 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक डाक दिवस मनाया जा रहा है। आज विश्व डाक दिवस के अवसर पर उसके संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड ने बताया कि डाक सप्ताह के प्रत्येक दिन हम अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 7 अक्टूबर को मेल और पार्सल दिवस मनाया गया, जिसमें डाक निर्यात केंद्र के कस्टमर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही 8 अक्टूबर को फ्लैटली दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों को लगता है कि चिट्ठियां नहीं लिखते हैं तो मतलब डाक विभाग के पास कोई काम नहीं है। मैंने तो इतनी सारी अपनी सेवाएं गिना दी। सबसे पहले तो देखिए कि हमारा जो वित्तीय सशक्तिकरण में जो हमारे डाकघर के लघु बचत जो हमारी स्कीम है, वो तो सालों से मतलब 2-3 सालों से ऐसे है कि जो चल रही कि बैंक नहीं थे तब भी हमारे थे, और ये बचत बैंक अभी भी बहुत ही लोगों के बीच में पॉपुलर है। हमारे आरडी की स्कीम जो है, MIS स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, ये तो अभी भी इसका फ़ायदा लोग लेते हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो आपके पास वो NSC होते हैं, वो लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस की सेवा भी हमारे पास है। और हमारा जो IPP भी है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके जरिए हम लोग डोर स्टेप आपको पैसा भी डिलीवरी करा सकते हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रामनगर पहुंचकर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद जब जिलाधिकारी मोहल्ला बम्बा घेर पहुंची तो वहां महिलाओं और कई लोगों ने इस क्षेत्र में नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि नशे के कारण जहां नशेड़ियों द्वारा छात्राओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, युवा पीढ़ी भी इसमें समा रहा है। इसको लेकर लोगों ने अपना रोष जिलाधिकारी के सामने व्यक्त किया था। मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान देते हुए इस इलाके को अब नशा मुक्त करने के लिए रामनगर SDM राहुल शाह को नोडल अधिकारी बनाते हुए निर्देश दिए। जिलाधिकारी के आदेश के बाद SDM राहुल शाह ने बताया कि इस क्षेत्र में सबसे पहले सघन सर्वेक्षण अभियान चलाकर नशा करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा। नशे पर रोक लगाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस इलाके में जहां जहां लोग नशा करते हैं, उन स्थानों को चिन्हित कर वहां पर तड़वार करने के साथ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 28 सितंबर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा रामनगर के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें बम्बागढ़ क्षेत्र में भी निरीक्षण किया गया था, जहां बम्बागढ़ में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, महिलाओं द्वारा ये संज्ञान में लाया गया कि काफ़ी सारे युवा, काफ़ी सारे बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। कई लोगों द्वारा इसमें अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है और जो नशे के आदी व्यक्ति हैं उनके द्वारा छात्राओं के साथ, बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। कई बार टिप्पणियाँ भी की जाती है, जिससे कि वो सारे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। बम्बागढ़ क्षेत्र में जो स्थिति है वो अगर यदि वो सत्य है तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे क्षेत्र में सघन अभियान चलाया जाना आवश्यक है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज आदेश निर्गत किए गए, जिसमें बम्बागढ़ मोहल्ले और बम्बागढ़ क्षेत्र के आसपास के सभी घरों में डोर टू डोर सघन एक सर्वेक्षण किया जाएगा। ऐसे जो युवा, ऐसे जो बच्चे या ऐसे जो व्यक्ति जो नशे के आदी हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। UCC के लिए नियम और कानून तैयार करने वाले 9 सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा छपने के लिए भेजा जा रहा है।
तो वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू भी किया जा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कहीं भी जाकर बात करिए, लोगों के बीच यूसीसी की कोई चर्चा नहीं, ये पूरी तरीके से फेल है। मैं तो इसको पूरी तरह फेल समझता हूँ। आप लोग जरूर चर्चा करते हैं, सरकार कर रही है, लेकिन आम आदमी में अगर कहीं भी किसी मार्केट में जाके आप बातचीत करिए, यूसीसी के बारे में कोई चर्चा तक लोगों में नहीं है और पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि सेंटर का सब्जेक्ट है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी कर रहे तो और स्टेट्स इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 12 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिनका ये एजेंडा था और आरएसएस और बीजेपी का, उसको केंद्र से लागू क्यों नहीं किया? उत्तराखंड में इसका टेस्ट क्यों किया जा रहा है? यह हमारा प्रश्न है। देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत हेतु आज प्रत्येक वार्ड में 35 वाहनों को रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम अपने परिक्षेत्र में लगातार फॉगिंग और लार्वा छिड़काव तो कर ही रहा है, लेकिन उनके प्रयासों को और बेहतर करने को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग को भी 10-10 फॉगिंग मशीन और लार्वा स्प्रे दिया गया है, जिनका काम कल से शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी फॉगिंग और लार्वा स्प्रेज मशीन होती हैं, नगर निगम तो स्प्रेज और फॉगिंग कर ही रहा है पूरे क्षेत्रों में, पूरे वार्ड्स में, लेकिन उनको एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए हमारी जो हेल्थ टीम्स हैं, जिसको हम IDSP बोलते हैं, सर्वेलेंस टीम्स, हमारी अर्बन आशास भी उन्हीं के तहत काम करती हैं। तो उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के पास अभी तक मशीन्स नहीं थी। तो ये निर्णय लिया गया था, जो हमने डेंगू मलेरिया का रिव्यू किया था, कि नगर निगम के सौजन्य से हम मेडिकल डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने कुछ मशीन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इस क्षेत्र में अपने एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें, क्रिएट करें, अपनी मैन पावर क्रिएट करें। जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनके पास कुछ ग्राउंड इक्विपमेंट रहना चाहिए, जहाँ पे उनको लार्वा दिखे, जहाँ पे उनको लगे कि यहाँ पे प्रबल संभावना है डिजीज उत्पन्न होने की, तो वहां पे वो तुरंत स्प्रे कर सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही वन्य जीव तस्करी के मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने उत्तरकाशी के पुरौला थाना क्षेत्र से 8 फीट और 6 फीट लंबाई की 2 लेपर्ड की खाल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त उत्तरकाशी के मोरी थाना क्षेत्र के गंगार गांव का रहने वाला है, जो पिछले कुछ समय से वन्य जीव तस्करी की घटनाओं में लिप्त था, जिसे WCCB की सूचना के बाद उत्तराखंड एसटीएफ ने पकड़ा है। बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें एक वन्य जीव तस्कर जो बृजमोहन सिंह पुत्र जनक सिंह ग्राम गंगोर उत्तरकाशी का रहने वाला है, और इसकी इसके कब्जे से 2 लेपर्ड स्किन बरामद हुई हैं, जिसकी लंबाई 6 फीट और 8 फीट है, और ये इसको बेचने जा रहा था। तो दिल्ली WCCB की टीम के द्वारा जो इनपुट दिया गया था, उसी को हमने डेवलप किया, और इसमें 2 खालें इससे बरामद हुई। अभियुक्त के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत थाना पुरौला उत्तरकाशी में अभियोग पंजीकृत कर और इसकी गिरफ्तारी की गई है, और अब माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। मंगलवार को देहरादून मसूरी रोड पर अनंत नारायण महादेवन निर्देशित आगामी बॉलीवुड फिल्म पास्ट टेंस के सेट पर बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल से महानिदेशक सूचना उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी वंशीधर तिवारी ने मुलाकात की। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी उपस्थित रहे। इस दौरान महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पारित नई फिल्म नीति में फिल्मों के लिए पहले अधिक अनुदान की राशि को सम्मिलित किया गया है।
रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में एक बुजुर्ग की सीमेंट के भरे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सोया घर से दवा लेने के लिए निकले थे, जिनका रामनगर की पीरूमदारा मुख्य चौराहे पर रेड लाइट के पास एक सीमेंट से भरे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक के भतीजे राजेंद्र ने बताया कि उनके ताऊ जी की ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई है। उनके 5 बच्चे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उन्हें सूचना दे दी गई है। हल्द्वानी मुख्य सड़क में लोहाघाट से कोलीढेक के बीच सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे अब दुर्घटनाओं का सबब बनने के साथ साथ जानलेवा बनते जा रहे हैं। आए दिन इन गड्ढों में दोपहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटना आम हो गई है, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। कई बड़े वाहनों में टूट हो रही है। कई बार पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारियों से सड़क के गड्ढे भरने, कलमठ को ठीक करने की मांग की गई, पर अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये मानिए कि लगातार 2 या 4 बाइक वाले, 2-4 गाड़ियों वाले, एक तो ये हो रहा है कि वो साइड नहीं समझ पा रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में गड्ढा है तो उसने राइट में निकलना है, राइट में जा रहा है। राइट वाले जो वहाँ से लेफ्ट में निकलना है वो मजबूरी में यहाँ आ रहा है, फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हो जा रही है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। विभाग से ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसे ठीक किया जाए। धूल धक्कर से परेशान हो गए हैं। हल्द्वानी शहर में प्रशासन और नगर निगम द्वारा बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नगर निगम ने एक दिन पहले बाजार में मुनादी करवाई थी, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। बाजार के अंदर व्यापारियों ने अस्थायी अतिक्रमण कर पूरी बाजार को घेर लिया है। बाजार के अंदर प्रवेश करते ही नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की और सड़क पर अपना सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों को तत्काल सामान जब्त किया गया। साथ ही जिन व्यापारियों ने गंदगी की थी उनके चालान भी काटे गए। देखिए, जो हमारा हल्द्वानी का मुख्य व्यापारिक केंद्र है सदर बाजार और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये प्रायः शिकायतें आती हैं कि वहाँ पर दुकान को आगे बढ़ा दिया जाता है या अवैध रूप से ठेले और फड़ खोखे वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। इसी क्रम में हमारे के द्वारा जितने भी व्यापार मंडल के यहाँ पर संघ हैं उनके द्वारा बैठक की गई थी उनके साथ और उनको भी विश्वास में लिया गया। उनका भी ये कहना था कि इस तरह का अतिक्रमण हटना चाहिए। इन कारणों से बाजार में फुटफॉल पर प्रभाव पड़ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। तत्पश्चात संडे के दिन नगर निगम के माध्यम से मुनादी कराई गई थी और कल से हम लोगों ने इसमें अभियान चलाया है। कल 50 से अधिक दुकानदारों के इसमें चालान हुए हैं। 1962 में जब चीन ने पूरी तैयारी के साथ अचानक भारत पर हमला कर दिया, तब चीन द्वारा अचानक किए गए हमले के लिए देश तैयार नहीं था। असम चीन बॉर्डर में भारत की पायनर कंपनी में एक 18 वर्ष का युवा सिपाही हयात सिंह मेहता तैनात था, जिनके युवा खून ने देशभक्ति का जज्बा कूट-कूट कर भरा। हयात सिंह के द्वारा इस भयंकर लड़ाई में कई चुनौतियों को और कई चीनियों को इस लड़ाई में उन्होंने मौत के घाट उतारा। साथ ही 6 महीने चीन में उनके द्वारा जेल काटी गई। आज 84 वर्ष के हो चुके लोहाघाट के कली गांव निवासी हयात सिंह मेहता में वही देशभक्ति का जज्बा बरकरार है। 62 की लड़ाई में रहा। हाँ, 1 हफ्ते तक गोला बारूद रहने तक हमने लड़ाई की। पीछे से सप्लाई नहीं होने, गोला बारूद खत्म होने के कारण फिर भागे, विड्रॉल कर दिया है। उसके बाद सेना में कैद हो गए। 14 दिन 14 रात भटकते रहे जंगलों में। फिर उसके बाद फिर घेरे में आ गए, पकड़ के ले गए सेना के सिपाही। हाँ, उसके बाद वो अपने यहाँ ले गए। वहाँ करीब 4000 आदमी थे। हाँ, 200 के कैंप बनाए और अलग अलग
कैंप कंट्रोल के लिए 200 के बनाए, तो वो खाना राशन फ्री इशू कर देते थे, अपने आप पकाओ अपने आप खाओ। 6 महीने कैद में रहे, फैसला होने के बाद फिर वहां से आ गए। ये हमारे गांव के रहने वाले हैं और 62 की लड़ाई लड़ी। उस समय की परिस्थितियों की मुझे भी जानकारी है, क्योंकि हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। हमारे सैनिकों के पास न असला था, न बारूद था, कुछ नहीं था। जहां हमारे 100 आदमी होते तो चाइना के वहां इकट्ठे 1000-1500 आदमी होते थे उनके ऊपर। पूरा चारों तरफ से घेर लेते, पूरी तैयारी के साथ आए थे। और हमारे देश में तो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था। इनके लिए कहना चाहेंगे, बड़ा गर्व की बात है, इन्होंने पूरे साहस के साथ इसमें लड़ाई को लड़ा। ये हमारे गौरव की बात है। जिन्होंने 6 महीने इन्होंने जेल काटी, उसके बाद भी इनका कहीं शिकन नहीं आई और लड़ाई के दौरान भी कहीं इनको कोई घबराहट नहीं थी। पूरे लड़ाई लड़ने के लिए इनके मन में जज्बा बना हुआ था कि अगर इनका कहना कि अगर हमारे पास गोला बारूद पर्याप्त होता तो हम जान जाने तो पूरी लड़ाई लड़ते। हम चाइना को उनके दांत खट्टे करना चाहते थे, ऐसी इनकी मंशा थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।